इन्हें दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर नहीं बचा सकता। क्या कह रहे हैं सर? इन्हें तो मैं ठीक कर सकता हूँ। अगर नहीं कर पाए तो जो सजा देंगे मंजूर होगी। तुम जानते हो ये कौन है? ये कमिश्नर विक्रम चौहान हैं। इनके एक इशारे पर पूरा जिला हिल जाता है। मैं कमिश्नर साहब की बेटी हूँ। अगर आपने मेरे पापा को बचा लिया तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगी। स्टॉप! सब लोग रुक जाए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर अचानक एक सीनियर डॉक्टर की तेज आवाज गूंजी और पूरा कमरा सन्न रह गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें प्रेरणा देता है। अगर आप कोई नई या खास कहानी सुनना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी पसंद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। मॉनिटर पर चल रही दिल की धड़कन की लाइन धीरे धीरे सीधी होती जा रही थी। 57 साल के प्रभावशाली अधिकारी विक्रम चौहान ऑपरेशन बेड पर पड़े थे। शरीर मशीनों से जुड़ा हुआ, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क और आंखों में बुझती हुई जिंदगी। दिन का उजाला अस्पताल की बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रहा था, लेकिन उस कमरे में किसी को उम्मीद की एक किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी। देश के नामी डॉक्टर वहां मौजूद थे, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, एनेस्थीसिया एक्सपर्ट सब। लेकिन हर चेहरे पर एक ही डर था, अब शायद देर हो चुकी है। सीनियर डॉक्टर ने भारी आवाज में कहा, इनका हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो रहा है। अगर अभी बड़ा ऑपरेशन किया गया तो मरीज टेबल पर ही दम तोड़ देगा। ये सुनते ही बाहर खड़े अफसरों और नेताओं के चेहरों का रंग उड़ गया। विक्रम चौहान कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनके एक आदेश से करोड़ों के फैसले बदल जाते थे। लेकिन आज वही ताकतवर आदमी मौत के सामने बेबस पड़ा था। मॉनिटर की बीट धीमी होती जा रही थी। एक नर्स घबरा कर बोली, सर, पल्स तेजी से गिर रही है। डॉक्टरों ने कई इंजेक्शन लगाए लेकिन शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। आखिरकार सीनियर डॉक्टर ने दस्ताने उतारते हुए कहा, मैं अब रिस्क नहीं ले सकता। उसी समय बाहर से हड़कंप मच गया। गार्ड चिल्लाया, अरे, इसे अंदर कौन आने दिया? सबकी नज़र दरवाजे की तरफ गई। वहां एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उम्र मुश्किल से 15 साल। फटे कपड़े, पैरों में घिसी हुई चप्पल और कंधे पर कबाड़ बीनने वाली बोरी। लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। एक डॉक्टर गुस्से में बोला, यह अस्पताल है, कोई सड़क नहीं। बाहर निकालो इसे। लेकिन लड़का बिना डरे आगे बढ़ा और सीधे बेड पर पड़े विक्रम चौहान को देखने लगा। उसने मशीनों की तरफ देखा, फिर मरीज की सांसों की तरफ, जैसे वह कुछ समझ रहा हो। एक डॉक्टर मजाक उड़ाते हुए बोला, लगता है कबाड़ी अब इलाज भी करेगा। तभी लड़के ने शांत आवाज में कहा, अगर अभी सही इलाज नहीं हुआ तो ये आदमी 5 मिनट से ज्यादा नहीं बचेगा। पूरा कमरा खामोश हो गया। सीनियर न्यूरोसर्जन ने गुस्से में पूछा, तुम्हें मेडिकल के बारे में क्या पता? लड़का बोला, इतना की गलती कहाँ हो रही है ये समझ सकूं। इतने में मॉनिटर पर अचानक तेज अलार्म बज उठा। नर्स चीखी, सर, हार्ट रेट फिर गिर रही है। डॉक्टर तुरंत मशीनों की तरफ भागे। लड़का बोला, आप लोग दिल का इलाज कर रहे हैं जबकि दिक्कत नसों में है। ये सुनते ही एक डॉक्टर चौंक गया। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लड़का बोला, अगर हार्ट पूरी तरह बंद होता तो ये अब तक मर चुके होते। लेकिन इनका दिमाग अभी भी शरीर को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। कमरे में मौजूद लोग हैरान रह गए। उसकी बातें किसी किताब की नहीं बल्कि अनुभव की लग रही थी। मैनेजमेंट हेड ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? लड़का बोला, लोग मुझे कबाड़ बीनने वाला कहते हैं। तभी अचानक मरीज की उंगलियां हल्की सी हिली। सबकी नजरें मॉनिटर पर टिक गईं। दिल की लाइन थोड़ी ऊपर उठी। सीनियर डॉक्टर घबरा गया, ये कैसे हो सकता है? लड़का बोला, क्योंकि शरीर अभी हार नहीं मान रहा। मैनेजमेंट हेड ने मजबूरी में कहा, ठीक है, तुम्हें 5 मिनट मिलते हैं। डॉक्टर चिल्लाया, अगर कुछ हो गया तो? लड़का हल्का सा मुस्कुराया, अगर गलत हुआ तो सजा मुझे दे देना। उसकी बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़का धीरे धीरे मरीज के पास गया। उसने गर्दन की नस को महसूस किया, फिर आंखों की पुतलियां देखीं। उसने कहा, लाइट कम कर दीजिए। डॉक्टर हैरान रह गए, लेकिन बात सही थी। रोशनी कम की गई। लड़के ने मरीज की हथेली दबाई। मॉनिटर पर हल्की हलचल दिखाई दी। नर्स चिल्लाए, सर, ब्रेन एक्टिविटी बढ़ रही है। डॉक्टरों के चेहरे बदल गए।
लड़के ने अपनी बोरी से एक छोटा रबर का टुकड़ा निकाला और गर्दन के एक खास हिस्से पर दबाव डाला। अचानक मॉनिटर की बीप तेज हो गई। दिल की धड़कन स्थिर होने लगी। पूरा ऑपरेशन थिएटर सन रह गया। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट बुदबुदाया, हार्ट दोबारा रिस्पॉन्ड कर रहा है। लड़का बोला, समस्या हार्ट की नहीं थी, वेगस नर्व दब चुकी थी। सभी डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तभी विक्रम चौहान के होंठ हिले। बहुत धीमी आवाज निकली, पा-नी। नस घबरा गई। सर, ये होश में आ रहे हैं। डॉक्टर बोला, ये नामुमकिन है। लड़का शांत आवाज में बोला, कोमा और मौत अलग चीजें होती हैं। धीरे धीरे मरीज की आंखों से एक आंसू बह निकला। कमरे में खड़े हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तभी मॉनिटर पर फिर अलार्म बज उठा। दिल की धड़कन दोबारा बिगड़ने लगी। डॉक्टर चिल्लाए, सपोर्ट बढ़ाओ, लेकिन लड़का चुप खड़ा रहा। फिर बोला, ये बीमारी नहीं, साजिश है। पूरा कमरा जम गया। उसने मेडिकल रिपोर्ट उठाए और बोला, इनको जो दवा दी गई वह इनके शरीर के लिए जहर थी। एक डॉक्टर चौंक गया, ये तो रेयर रिएक्शन है। लड़का बोला, रेयर नहीं, जानबूझकर किया गया हमला। बाहर अफसरों में खलबली मच गई। तभी विक्रम चौहान ने आंखें खोल दी। उन्होंने लड़के की तरफ देखा और बहुत मुश्किल से कहा, तू वही लड़का है ना? सब हैरान रह गए। लड़का बोला, आप मुझे जानते हैं? विक्रम चौहान ने कमजोर आवाज में कहा, तेरे पिता की फाइल मेरे पास थी। लड़के के हाथ कांप गए। कलेक्टर बोले, तेरे पिता ईमानदार अधिकारी थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाया गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? विक्रम चौहान ने आंखें बंद कर लीं। क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा था और मैं अकेला था। अब सब समझ चुके थे कि यह सिर्फ मेडिकल केस नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल था। कुछ घंटों बाद अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दवा सप्लाई से जुड़े लोगों की जांच शुरू हुई। कई बड़े नाम सामने आने लगे। धीरे धीरे विक्रम चौहान की हालत सुधरने लगी। उन्होंने मीडिया के सामने खुलासा किया कि कैसे ईमानदार अधिकारियों को धीरे धीरे जहरीली दवाओं के जरिए खत्म किया जा रहा था। उनके साथ खड़ा था वही गरीब लड़का, अब भी साधारण कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर अलग आत्मविश्वास। एक पत्रकार ने पूछा, ये लड़का कौन है? विक्रम चौहान ने माइक्रोफोन पकड़कर कहा, ये सिर्फ कबाड़ बीनने वाला नहीं है, यह उस सच की आवाज है जिसे हम सालों से दबाते रहे। कुछ महीनों बाद उसी लड़के को सरकारी स्कॉलरशिप मिली। उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया गया। जिस दिन वह अस्पताल से विदा हुआ, वह ऑपरेशन थिएटर के बाहर रुका। उसने शीशे की तरफ देखा और धीमे से कहा, पापा, इस बार इंसाफ जीत गया। बाहर तेज धूप खिली हुई थी। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन सिस्टम में एक दरार पड़ चुकी थी। और उस दरार की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसे दुनिया सिर्फ कबाड़ बीनने वाला समझती थी। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के बाद उस लड़के की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके हाथों में कचरे की बोरी नहीं बल्कि किताबें थीं। लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही दर्द छिपा था जिसने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। कॉलेज के पहले दिन जब वह पुराने लेकिन साफ कपड़ों में कैंपस के अंदर पहुंचा तो चारों तरफ बड़े घरों के बच्चे दिखाई दे रहे थे। किसी के पास महंगी गाड़ियां थीं, किसी के पास ब्रांडेड कपड़े। लेकिन वह चुपचाप अपनी फाइल सीने से लगाए आगे बढ़ता रहा। कॉलेज के कई छात्र उसका मजाक उड़ाने लगे। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे देखो, लगता है कोई मजदूर गलती से मेडिकल कॉलेज में आ गया। दूसरा बोला, भाई, ये डॉक्टर बनेगा या अस्पताल का सफाई कर्मचारी? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि कुछ लड़ाइयां शब्दों से नहीं बल्कि काम से जीती जाती हैं। उसी शाम कॉलेज के हॉस्टल में अचानक एक हड़कंप मच गया। एक छात्र सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गया था। सब घबरा गए। कोई एम्बुलेंस बुला रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, लेकिन वह लड़का तेजी से भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचा। उसने लड़के की आंखें देखी, सांसें जांची और तुरंत उसका सिर एक खास एंगल पर पकड़ लिया। फिर जोर से बोला, कोई भी इसे हिलाएगा नहीं, इसकी गर्दन की नस दब चुकी है। कुछ सेकंड बाद वहां प्रोफेसर भी पहुंच गए। उन्होंने जांच की और हैरान रह गए। लड़के ने बिल्कुल सही पहचाना था। अगर मरीज को गलत तरीके से उठाया जाता तो उसकी रीढ़ हमेशा के लिए खराब हो सकती थी। उस दिन पहली बार पूरे कॉलेज ने उसे अलग नज़र से देखा। धीरे धीरे उसकी पहचान फैलने लगी। लोग कहने लगे कि यह लड़का सिर्फ किताबों से नहीं सीखता बल्कि इंसान के शरीर को महसूस कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उससे नफरत भी करने लगे थे, खासकर वे लोग जिनके परिवार उस पुराने दवा घोटाले से जुड़े हुए थे। क्योंकि अब वह लड़का सिर्फ एक छात्र नहीं रहा था,
वह उन लोगों के लिए खतरा बन चुका था। एक रात हॉस्टल लौटते समय उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सड़क सुनसान थी, हवा तेज चल रही थी। अचानक पीछे से एक काली गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उसमें से 2 आदमी बाहर निकले। एक आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बहुत हीरो बन रहा है ना तू? जो दफन हो चुका है उसे दफन ही रहने दे। लड़का शांत खड़ा रहा। उसने सिर्फ इतना पूछा, अगर सच से इतना डर लगता है तो गलत काम करते ही क्यों हो? इतना सुनते ही एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन लड़का फुर्ती से बच गया। सालों की सड़क की जिंदगी ने उसे कमजोर नहीं बल्कि तेज बना दिया था। उसी वक्त पीछे से पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज उठी। दोनों आदमी घबराकर भाग गए। पुलिस जीप से उतरते हुए विक्रम चौहान बोले, मैंने कहा था ना, अब ये लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं है। लड़के की आंखों में पहली बार अपनेपन की हल्की चमक दिखाई दी। कुछ दिनों बाद विक्रम चौहान ने उसे अपने घर बुलाया। वह पहली बार किसी बड़े बंगले के अंदर गया था। चारों तरफ सुरक्षा, बड़े कमरे और आलीशान माहौल। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब विक्रम चौहान उसे एक बंद कमरे में ले गए। कमरे में पुरानी फाइलें भरी हुई थीं। कलेक्टर ने एक फाइल निकालकर उसके हाथ में दी। ये तेरे पिता की आखिरी जांच रिपोर्ट है। लड़के के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे फाइल खोली। उसमें साफ लिखा था कि उसके पिता की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि धीमे जहर के असर से हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सालों का दर्द अचानक बाहर आने लगा। विक्रम चौहान ने धीमी आवाज में कहा, तेरे पिता आखिरी समय तक ईमानदार रहे। उन्होंने सिस्टम के खिलाफ सबूत जुटाए थे और शायद इसी वजह से उन्हें मार दिया गया। लड़के ने फाइल सीने से लगा ली। उसकी आवाज भर्रा गई, तो क्या अब उन्हें इंसाफ मिलेगा? विक्रम चौहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब नहीं रुकेगा यह मामला, क्योंकि अब मेरे साथ तू भी है। उसी रात शहर के एक आलीशान बंगले में कुछ बड़े लोग बैठे हुए थे। कमरे में अंधेरा था और माहौल बेहद तनाव भरा। एक नेता गुस्से में बोला, एक सड़क का लड़का हमारे लिए खतरा बन गया है। दूसरा आदमी बोला, जब तक वह जिंदा है सच बाहर आता रहेगा। फिर कमरे में बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, तो फिर उसे भी उसके पिता के पास भेज दो। कमरे में सन्नाटा छा गया और उसी पल कहानी की असली जंग शुरू हो चुकी थी। उस रात शहर के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़कें लगभग सुनसान थीं, लेकिन खतरा जाग चुका था। लड़का अपने छोटे से हॉस्टल रूम में बैठा पिता की फाइल पढ़ रहा था। हर पन्ना उसके दिल में आग जला रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसके पिता सिर्फ एक ईमानदार अफसर नहीं थे बल्कि उन लोगों के खिलाफ दीवार बन गए थे जो पूरे सिस्टम को जहर की तरह चला रहे थे। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी। फिर एक आदमी बोला, अगर जिंदा रहना चाहता है तो फाइलें बंद कर दे। लड़के ने शांत आवाज में पूछा, और अगर ना करूं तो? आदमी हंसा, तो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। कॉल कट गया। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन लड़के के चेहरे पर डर नहीं था। उसने धीरे से पिता की तस्वीर उठाई और बोला, अब पीछे नहीं हटूंगा। अगली सुबह मेडिकल कॉलेज में अचानक पुलिस पहुंच गई। पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई। छात्र घबरा गए। विक्रम चौहान खुद वहां आए थे। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने लड़के को अलग ले जाकर कहा, आज से तुम्हारी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। लड़का बोला, मतलब खतरा सच में बड़ा है? विक्रम चौहान ने धीमी आवाज में कहा, कल रात एक गुप्त मीटिंग हुई थी। उन्होंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें रास्ते से हटाना है। लड़का कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तो इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। उसी समय एक पुलिस अफसर दौड़ता हुआ आया। सर, बड़ी खबर मिली है। क्या हुआ? उसने कहा, दवा घोटाले से जुड़ी फैक्ट्री में आग लगा दी गई है। सारे रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की गई है। विक्रम चौहान का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत कहा, गाड़ी निकालो, अभी चलते हैं। कुछ ही देर में पुलिस का काफिला फैक्ट्री पहुंच गया। पूरा इलाका धुएं से भरा हुआ था। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़के की नज़र अचानक एक कोने पर गई। वहां एक बूढ़ा चौकीदार घायल हालत में पड़ा था। लड़का तुरंत उसके पास दौड़ा। उसने बूढ़े की सांसें जांची और पानी मंगवाया। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, उन्होंने सब जला दिया, लेकिन एक कमरा बच गया है। सबकी नजरें उसकी तरफ टिक गईं। चौकीदार ने कांपते हाथ से फैक्ट्री के पीछे की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटा लोहे का दरवाजा था जो आधा जला हुआ था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर अंधेरा था। कमरे में कई फाइलें और कंप्यूटर हार्ड डिस्क छिपाकर रखी गई थी। एक अफसर चिल्लाया, सर,
यहाँ पूरे रिकॉर्ड हैं। विक्रम चौहान की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि यही वह सबूत थे जिनसे बड़े बड़े लोग बेनकाब हो सकते थे। लेकिन तभी बाहर जोरदार धमाका हुआ, पूरा गोदाम हिल गया। किसी ने दूसरी तरफ भी आग लगा दी थी। धुआं तेजी से कमरे में भरने लगा। पुलिस वाले बाहर भागने लगे, लेकिन लड़के की नज़र अचानक एक कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी। उसमें कुछ नाम खुले हुए थे। वह नाम देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन नामों में एक नाम ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विक्रम चौहान ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? लड़के ने कांपती आवाज में स्क्रीन की तरफ इशारा किया। उस लिस्ट में एक नाम विक्रम चौहान का भी था। पूरा कमरा सन्न रह गया। कुछ सेकंड तक किसी की आवाज नहीं निकली। फिर विक्रम चौहान धीमे से बोले, मुझे पता था एक दिन ये सच सामने आएगा। लड़के की आंखों में गुस्सा भर गया। तो आप भी इसमें शामिल थे? विक्रम चौहान ने सिर झुका लिया। मैं शामिल नहीं था, लेकिन मैं सब जानता था। ये सुनते ही लड़के के अंदर जैसे तूफान उठ गया। जिस इंसान को वह अपना सहारा समझने लगा था, वही आदमी उससे इतना बड़ा सच छुपा रहा था। बाहर आग की लपटें बढ़ती जा रही थीं। सायरन चीख रहे थे, लेकिन उस कमरे के अंदर एक और बड़ा विस्फोट हो चुका था। विक्रम चौहान ने भारी आवाज में कहा, अगर तू पूरा सच जानना चाहता है तो आज रात मेरे बंगले पर आना, क्योंकि तेरे पिता की मौत की असली कहानी अभी बाकी है। उस रात शहर में अजीब सा सन्नाटा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा अब भी भारी लग रही थी। सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाजें भी जैसे डरकर धीमी हो गई थीं। लड़का लगातार विक्रम चौहान की बातों के बारे में सोच रहा था। उसके मन में गुस्सा भी था और सवाल भी। अगर विक्रम चौहान सब जानते थे तो इतने साल चुप क्यों रहे? और सबसे बड़ा सवाल, उसके पिता की मौत की असली वजह क्या थी? रात के करीब 11 बजे वह विक्रम चौहान के बंगले पर पहुंचा। पूरा बंगला पुलिस सुरक्षा से घिरा हुआ था, लेकिन अंदर का माहौल बेहद शांत था। एक नौकर उसे सीधे ऊपर पुराने स्टडी रूम में ले गया। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। दीवारों पर पुरानी फाइलें और नक्शे लगे थे। विक्रम चौहान खिड़की के पास खड़े बाहर अंधेरे को देख रहे थे। उन्होंने बिना पीछे मुड़े कहा, मुझे पता था तू जरूर आएगा। लड़का गुस्से में बोला, अब सच बताए, मेरे पिता के साथ आखिर हुआ क्या था? विक्रम चौहान धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने टेबल से एक पुरानी डायरी उठाई और लड़के की तरफ बढ़ा दी। ये तेरे पिता की डायरी है। लड़के के हाथ कांप उठे। उसने जल्दी से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी मेरे बेटे तक पहुंचे तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं हूँ। लड़के की आंखें भर आईं। विक्रम चौहान बोले, तेरे पिता को पता चल गया था कि कुछ बड़े नेता, अफसर और दवा कंपनियां मिलकर ईमानदार अधिकारियों को धीरे धीरे जहर देकर मार रही हैं। जो भी उनके खिलाफ जाता था उसे बीमारी का नाम देकर खत्म कर दिया जाता था। लड़का गुस्से में बोला, तो फिर आपने उन्हें बचाया क्यों नहीं? विक्रम चौहान की आवाज भारी हो गई, क्योंकि उस समय मैं डर गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कहा, तेरे पिता ने मुझे सारे सबूत दिए थे, लेकिन उसी रात मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिली। मैं टूट गया और मैंने चुप रहना चुना। लड़के की मुट्ठियां भींच गईं। मतलब मेरे पिता अकेले लड़ते रहे और आप देखते रहे? विक्रम चौहान की आंखें झुक गईं। हाँ, और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप है। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी अचानक नीचे से गोलियों की आवाज गूंजी। धड़ाम धड़ाम, पूरा बंगला हिल उठा। एक गार्ड भागता हुआ ऊपर आया। सर, हमला हो गया। विक्रम चौहान तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़ा और बोले, वे लोग पहुंच चुके हैं। नीचे से चीखों की आवाजें आने लगीं। बाहर काले कपड़ों में कई हथियारबंद लोग बंगले में घुस चुके थे। पुलिस और हमलावरों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। लड़का घबरा गया, लेकिन विक्रम चौहान शांत रहे। उन्होंने दीवार के पीछे बने एक गुप्त दरवाजे को खोला। जल्दी अंदर चल। दोनों एक संकरी सुरंग में उतर गए। सुरंग अंधेरी थी और उसमें सीलन की बदबू भरी हुई थी। लड़का तेजी से सांस ले रहा था। उसने पूछा, ये लोग कौन हैं? विक्रम चौहान बोले, यही वो लोग हैं जो सालों से सिस्टम को चला रहे हैं, और आज इन्हें पता चल गया है कि सच बाहर आने वाला है। तभी पीछे से जोरदार धमाका हुआ। लगता था बंगले का एक हिस्सा उड़ा दिया गया था। लड़का डरकर रुक गया, लेकिन विक्रम चौहान ने उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया। सुरंग के आखिर में एक पुराना गोदाम था। दोनों वहां पहुंचे ही थे कि अचानक अंधेरे से ताली बजाने की आवाज आई। वाह विक्रम चौहान, आखिरकार सच बोल ही दिया तुमने। दोनों चौंक गए।
अंधेरे से एक लंबा आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और हाथ में बंदूक। विक्रम चौहान का चेहरा सफेद पड़ गया। लड़की ने पूछा, ये कौन है? विक्रम चौहान की आवाज कांप गई। ये वही आदमी है जिसने तेरे पिता को मरवाया था। कमरे का माहौल जम गया। वह आदमी धीरे धीरे लड़के के पास आया और मुस्कुरा कर बोला, तू बिल्कुल अपने बाप जैसा है, जिद्दी और खतरनाक। लड़के की आंखों में आग उतर आई। उसने दांत भींचकर पूछा, तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? आदमी हंसा, क्योंकि सच बोलने वाले लोग इस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। फिर उसने बंदूक सीधी लड़के की तरफ तान दी। और अब तेरी बारी है।